कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा। बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर आज की बिहार की है। प्रदीप सिंह जी आ गए स्टूडियो में। सर बहुत स्वागत है आपका। अजीत द्विवेदी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। अजीत जी बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। सर दो लाइन के दो सवाल। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री क्यों, और निशांत नीतीश कुमार के बेटे वो उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं? यही बात, दो बातें। बाकी तो सब हो गया इसके अंदर, हम लोग बाकी डिटेल में बात कर लेंगे। तो पहले खबर ये कि सम्राट चौधरी लीडर बन गए हैं। अपनी पार्टी के विधायकों के भी, एनडीए के विधायकों के भी नीतीश कुमार जी ने उनको माला पहना दी है। नीतीश कुमार जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी उनको बधाई दे दी है और ये भी कहा है कि मेरा समर्थन इस सरकार को जारी रहेगा। कल अब शपथ ले लेंगे 11 बजे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे वो सम्राट चौधरी। उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री होंगे, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, दोनों जेडीयू से हैं। इसके हम कास्ट अर्थमेटिक पे भी बात कर लेंगे। सम्राट चौधरी जी कुशवाहा हैं और विजय चौधरी जी भूमियार हैं, विजेंद्र यादव जी यादव हैं। तो अब जेडीयू ने अपने जो दो नाम दिए, ये क्या सोच के दिए, और बीजेपी ने सम्राट चौधरी के अलावा किसी और के नाम पर विचार क्यों नहीं किया, और निशांत ने 6 महीने का समय क्यों मांगा कि पहले मैं अभी बिहार भ्रमण करूंगा, लोगों से मिलूंगा और उसके बाद फिर मैं अपना आगे का रास्ता मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये आज दिन तक भी यही चर्चा थी कि वो जो 2 डिप्टी सीएम जेडीयू देगी उसमें से एक निशांत होंगे। लेकिन फिर शाम को ये जो विधायकों की मीटिंग हुई उससे जस्ट पहले ये खबर आई, बल्कि उस बीच में ही मैं आप लोगों का डिस्कशन सुन रहा था, एक खबर आई कि वे निशांत ने ये कहा है, खुद ही फैसला किया है कि मुझे भी 6 महीने और चाहिए। सर पहले सम्राट चौधरी जी की बात कर लेते हैं। सम्राट चौधरी 2018 में भारतीय जनता पार्टी में आए, जेडीयू में रहे हुए, आरजेडी में रहे हुए। 19 साल की उम्र में तो ये राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बन गए थे। फिर लेकिन एज की कंट्रोवर्सी की वजह से उनको पद छोड़ना पड़ा था। पिताजी उनके पुराने आरजेडी के नेता रहे हैं, सारी बातें हैं उनके पास। जेडीयू आरजेडी में रह करके यहाँ पर आए हैं। सम्राट चौधरी के अलावा क्यों कहीं और क्यों नहीं देख पाई सर भारतीय जनता पार्टी? है कौन? यही सुनना। बीजेपी जो है 20-22 साल से यही तो कोशिश कर रही है कि कोई लीडरशिप उभरे, और बिहार में कास्ट अर्थमेटिक को साधे बिना आप लीडरशिप नहीं बना सकते। पहली बात तो ये कि वो समय चला गया कि कोई सवर्ण लीडर हो सकता है मेन स्ट्रीम पार्टी का। आपको 10-20 एमएलए की पार्टी बने रहना तो आप बना सकते हैं, बात अलग है। लेकिन सत्ता में आना है तो अति पिछड़ों का आप साथ नहीं छोड़ सकते। उनका जो समीकरण है वो आपको बनाना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार ने करके दिखा दिया, जो उस जाति से आते हैं जिसकी आबादी सिर्फ 2% है। तो कैसे समीकरण, जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण साधा जाता है, ये नीतीश कुमार ने करके दिखाया। बीजेपी के पास आज से नहीं, बीजेपी की समस्याएं बिहार में बहुत सारी है। एक, बीजेपी का कोर एजेंडा हिंदुत्व है, जो बिहार में नहीं चला, अयोध्या आंदोलन के समय भी नहीं चला। बीजेपी ने जहां जहां ये समीकरण साधे हैं, हिंदुत्व और कास्ट अर्थमेटिक को साथ लेकर, 91 से याद कीजिए, कल्याण सिंह अति पिछड़े को नेता बनाया। उस समय जो है बीजेपी में बहुत से लोगों की राय थी कि अटल जी को बनना चाहिए। 1974 में जनसंघ जब विधानसभा का चुनाव लड़ी उत्तर प्रदेश का, तो अटल जी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके लड़ी थी, नहीं सफलता मिली। तो लोगों का कहना था कि पहली बार देश के इतने बड़े प्रदेश में हमको सरकार बनाने का मौका मिल रहा, तो हमारा जो सबसे बड़ा नेता है उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। डॉक्टर जोशी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनको मौका दिखा कि हमको अपना कद बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाते हैं, उसमें मेरे नाम का प्रस्ताव हो, मैं मना कर दूंगा। तो उसके बाद अटल जी के नाम का प्रस्ताव हो और पास हो जाए। अटल जी को बताने गए, ऐसा डांटा। उन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी सेकंड चॉइस होंगे। उन्होंने कहा सिर्फ कल्याण सिंह बनेंगे और कोई नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। तो कल्याण सिंह अति पिछड़ा और हिंदुत्व दोनों का कॉम्बिनेशन थे। इस तरह से आप मध्य प्रदेश में देखिए उमा भारती को, वहाँ भी यही था। तो ये बिहार में तो इसकी और ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ सवर्णों की आबादी नॉर्थ में अगर कहें तो सबसे कम है। ठीक है। तो बीजेपी ने जो आप देखिए पिछली सरकारों में भी 2020 से 25 के बीच में खास तौर से मौका दिया, डिप्टी सीएम बनाया 2-2 लोगों को,
कोई चल नहीं पाया। और शुरू हुआ सुशील मोदी से। सुशील मोदी को का नुकसान ये हुआ कि वो नीतीश कुमार के ज़्यादा करीब हो गए कि सरकार स्मूथली चलती रहे। तो उनको मान लिया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मान लिया कि ये बिक गए हैं, नीतीश कुमार के पाले में चले गए। तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में, वो भी खत्म हो गई। क्यों बनाया था नीतीश कुमार को बीजेपी ने? बीजेपी उस समय बड़ी पार्टी थी, तब भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि बीजेपी दूर का सोच के चल रही थी कि उसको मालूम था कि इतनी आसानी से बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है बिहार, लंबा समय लगेगा, लंबा संघर्ष है। नीतीश कुमार 2-2 बार छोड़कर गए और क्या क्या बोलकर नहीं गए। असेंबली में बोल दिया मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, फिर भी आए तो ले लिया। और नीतीश कुमार की जो सुशासन बाबू की छवि बनी है, वो बीजेपी का साथ होने के कारण बना पाए। बीजेपी का जो कोर वोट है सवर्ण, वो हमेशा उनके साथ रहा। तो उनको मालूम था, उनको, और 2 बार उन्होंने आजमा के देख लिया बीजेपी को छोड़ के कि सुशासन का सारा जो है नशा उतर जाएगा अगर आरजेडी के साथ जाएंगे तो इसलिए बीजेपी लंबा खेल रही है। और ये भी मेरा मानना है कि सम्राट चौधरी भी स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। सीरियसली? हाँ बिल्कुल। अब जो है इस सरकार, ये जो नई सरकार बनेगी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, इसमें जीपीएस केंद्र का होगा, उसके डायरेक्शन में चलेगी ये सरकार। ये जो चर्चा हो रही ना कि नीतीश कुमार के विजन के मुताबिक और उनके हिसाब से चलेगी, वो सब बेकार की बात है। बीजेपी अब आगे का अपना रास्ता तय करेगी और उसके लिए उसके पास इस समय सम्राट चौधरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप कह रहे हैं उनकी जाति सबसे बड़ा उनका जाति उनकी है, उसके अलावा नीतीश कुमार नहीं है कि उनको हैंडल करने में मुश्किल हो या उनको कभी हटाना पड़े तो हटाने में मुश्किल हो। नीतीश कुमार को बीजेपी हटा नहीं सकती थी, कभी हटाने की कोशिश भी नहीं की। 2020 में छोटी पार्टी हो गई जेडीयू, तब भी नहीं ये कोशिश की कि उनको, जबकि नीतीश कुमार ने कहा कि भाई हमारी सीटें कम आई हैं, आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। मतलब एक तरह की धमकी थी, बना लीजिए और चला के दिखा लीजिए। तो बीजेपी को मालूम था कि नीतीश कुमार के बिना उसका काम बिहार में नहीं चलने वाला है। अब नीतीश कुमार का जो सामाजिक समीकरण है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। इसलिए सम्राट चौधरी। ये आपने सारा शुरुआत में ट्विस्ट दे दिया कहानी में पूरा। अच्छा, पहले सम्राट चौधरी के अलावा कभी इस रेस में और नाम थे, कभी उनकी चर्चाएं हुई? हाँ, एक और नाम था जिसको एक दूसरा धड़ा पुश कर रहा था, लेकिन टॉप लेवल पे बिल्कुल नहीं आया। टॉप लेवल पे एकदम क्लैरिटी थी कि सम्राट चौधरी को ही कमांड दिया जाना है। वो अभी की बात नहीं है, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात नहीं है। वो विधानसभा चुनाव से पहले वो तय था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भले हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव के कुछ महीनों बाद सत्ता परिवर्तन होगा और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दिल्ली में कम से कम एकदम से क्लैरिटी थी। लेकिन क्योंकि बीजेपी में आप सभी जानते हैं कि जैसे कभी भी इस तरह का फैसला लेना हो तो हर तरह के ग्रुप एक्टिव हो जाते हैं। इस बार भी ग्रुप एक्टिव थे। बीजेपी में एक धड़ा ज़रूर ऐसा था जो ये कह रहा था कि सम्राट चौधरी तो बाहर से आए हुए हैं और उस बाहर से आए हुए व्यक्ति को क्यों मुख्यमंत्री बना दिया जाए, विचारधारा और भरोसा, इस तरह की चीज़ें सवाल खड़े किए जा रहे थे। उसको पार्टी ऐसे ही न्यूट्रलाइज कर रही थी या टॉप लीडरशिप ऐसे ही न्यूट्रलाइज कर रहा था कि जब आपने संगठन की कमान दे दी उस व्यक्ति को, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो वो नैरेटिव तो उसी समय खत्म हो गया था। उसके बाद आपने डिप्टी सीएम बनाया, इस बार होम मिनिस्ट्री लेकर बनाया। उसके पीछे सौरभ सबसे बड़ी वजह यह है कि नॉन यादव ओबीसी में जो सबसे बड़ा चंक है, कोयरी, कुर्मी, धानुक, लगभग 10% के आसपास बिहार की आबादी में हो जाता। उसमें बीजेपी ने ये हमेशा कोशिश की थी, जैसे एक सूरज नंदन मेहता करके पटना के नेता थे, किसी तरह से उस कास्ट का एक बड़ा नेता हम खड़ा कर लें। खुद जब नहीं खड़ा कर पाया तो उपेंद्र कुशवाहा को जब याद होगा कि 14 के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था केंद्र में, तो उसके पीछे भी वजह वही थी कि वो पोटेंशियल वहां देख रहे थे कि किसी के सहारे हम उनको जोड़ सकें। नीतीश जो वोट लाते थे वो नीतीश के हटने से कहीं दूर ना जाए और हमारे साथ जुड़े किसी तरह से। दूसरी चीज कि बीजेपी ने बहुत सारे ओबीसी लीडर में इन्वेस्ट किया, लेकिन वो लीडर उस रूप में ओबीसी का बन नहीं पाया। चाहे नंद किशोर यादव की बात कर लें, सुशील मोदी की बात कर लें, नित्यानंद राय की बात कर लें, संजय जायसवाल की बात कर लें, दिलीप जायसवाल की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे नेता हुए लेकिन वो उस काम को कर नहीं पाए। सम्राट चौधरी में अमित शाह ने वो पोटेंशियल देखा। और अमित शाह को अगर किसी लीडर को ऐसे पिक करना होता है तो उनका 3 क्राइटेरिया होता है सर। पहली बात तो ये कि वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए दिखने बोलने में। दूसरी चीज़ ये कि जो उसका सोशल मैसेजिंग हो वो अच्छा होना चाहिए।
जैसे उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ को उन्होंने पिक किया तो उस समय बीजेपी के स्वाभाविक चॉइस नहीं थे। उन्होंने सोशल मैसेजिंग का एक बड़ा गेम देखा कि अगर 17 में पिक कर रहे हैं तो 19 लोकसभा चुनाव में सीधे फायदा होगा, जो कि हुआ। तीसरी चीज़ की मेहनत खूब कर सके। ये तीनों चीज़ जैसे ही उन्होंने सम्राट चौधरी में देखा तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति 18 में आ रहा हो बीजेपी में, और ऐसा नहीं है कि बिहार बीजेपी कोई नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है कि आपके पास लीडर नहीं इसलिए किसी को बना दिया। आपके पास एक से एक नेता थे, फिर भी प्रदेश की कमान इनको सौंप दी गई थी, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और सौरभ, उसके बाद से बिहार बीजेपी का कोई भी बड़ा डिसीजन हो, कहा यह जाता था कि सम्राट चौधरी की मर्जी के बिना वो डिसीजन नहीं हो सकता। रियल सेंस में अथॉरिटी थी इनके पास, लगातार दिखी। ठीक है, और उसमें कोई विवाद नहीं था। बात सही है। देखिए 2018 में आए, सर ने भी कहा है कि भाई बीजेपी का दूसरा गैर भाजपा मुख्यमंत्री बना है ये, गैर भाजपा बनने वाला। हाँ, तीसरा भी बनेगा। हाँ, एक और बनेगा भी। मतलब आप हिमंता की बात कर रहे थे ना, हिमंता तो बन गए एक, बाहर कांग्रेस से बंगाल की बात कर रहे हैं। एक बंगाल, अगर जीते बंगाल में तो एक बंगाल में बन जाएगा। अब होने लगा, लेकिन बीजेपी को इस बात के लिए नहीं जाना जाता कि आप आयातित व्यक्ति को जो है टॉप जिम्मेदारी जो है इतनी आसानी से नहीं देते। हेमंता भी आए तो लोगों ने ये कहा कि चलो भाई 5 साल उनको भी वेट कराया, पहला टर्म जो है सर्बानंद सोनोवाल को मिला। फिर वो आए तो केवल वो आसाम के लिए नहीं आए थे, पूरे नॉर्थ ईस्ट एक तरीके से उन्होंने डिलीवर किया था। लेकिन यहाँ जैसे है कि भाई आते ही प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद फिर सारे जिम्मेदारियाँ मंत्री के तौर पर, और फिर अब ये। अब आप देखिए जी, वो तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हैं तो लालू जी के शिष्य ही, लालू जी की पाठशाला से निकले हैं, तो बिहार की राजनीति तो घूमती लालू जी के इर्द गिर्द ही है। भाई उनकी बात को गलत भी नहीं कह सकते, आरजेडी से ही निकले थे ये, वो बहुत पाठशाला नहीं, घर से निकले थे तेजस्वी। लेकिन हाँ सर, मतलब सम्राट चौधरी क्या नया लाते हैं बिहार की गवर्नेंस? नहीं, अभी कुछ नया लाने की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो निरंतरता है वो कायम रहनी चाहिए। जो निरंतरता है, नीतीश कुमार जिस तरह से सरकार चला रहे थे और जो राजनीतिक सामाजिक समीकरण बना करके चुनाव जीते थे, देखिए 202 सीट का मैंडेट मिला हुआ है ना, तो वो निरंतरता को, वो उस निरंतरता के लिए सम्राट चौधरी को बनाया गया और इसके लिए ही उनको तैयार किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी उनको तैयार कर रही थी पिछले कई वर्षों से, दूसरे तमाम प्रयोगों के विफल होने के बाद। 2015 में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयोग था कि हम यादव वोट अपने साथ ले आ सकते हैं, कि हाशिए पर गई हुई पार्टी है भारतीय जनता, ये जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके उस समय 22 एमएलए थे, सिर्फ 22 एमएलए 2010 में जीते थे, तो ये हाशिए पर गई हुई पार्टी है, हम यादव वोट ले सकते हैं और एक बड़ा 14% का वोट ले आ लेंगे, हम अपनी राजनीति करेंगे। नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष बने, भूपेंद्र यादव प्रभारी बने, रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री बने। वो प्रयोग चला नहीं, कोई 50 के करीब टिकट या 40 के करीब टिकट 15 के विधानसभा चुनाव में दी भाजपा ने, वो फेल हो गया। फिर 2020 का चुनाव आया तो फिर प्रयोग किया, जब जीते ये लोग भारतीय जनता पार्टी, तो वैश्य समाज के तारकिशोर प्रसाद और अति पिछड़ा समाज की रेणु देवी दो उप मुख्यमंत्री बनाया। वो प्रयोग भी आपका विफल हो गया पूरी तरह से। तो फिर उसके बाद सम्राट चौधरी पर प्रयोग, ये समझ में आ गया कि गैर यादव ओबीसी की पॉलिटिक्स करने के लिए जो कोयरी कुर्मी धानुक है, इसको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। देखिए बिहार में एक, हम लोग पहले भी अभी बात कर रहे थे, त्रिवेणी संघ बना था 1931 में, जब जाति जनगणना हुई थी आखिरी बार, उसके तुरंत बाद एक त्रिवेणी संघ बना था और उस त्रिवेणी संघ ने आज़ादी के पहले वाली कांग्रेस को चैलेंज किया था और शाहाबाद भोजपुर का जो इलाका है उस इलाके में हरा दिया था कांग्रेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, जो बाद में चुनाव हुए थे। उसमें त्रिवेणी संघ में 3 जातियां थी, यादव, कोयरी और कुर्मी, यही 3 जातियां थी और इन्होंने एकदम जो वर्चस्वशाली जातियां हैं बिहार में, उनको चैलेंज किया था 1933-34 में। तो ये आप समझिए कि अब उस त्रिवेणी संघ की तीनों जातियों को सत्ता मिल गई, यादव 15 साल, कुर्मी 20 साल और उसके बाद अब कोयरी का राजा है। तो ये बड़ा स्वाभाविक रूप से एक पॉलिटिक्स को आप समझिए बिहार के, अगर कास्ट अर्थमेटिक को जिसकी बात प्रदीप जी कह रहे थे, तो गैर यादव वोट में एक 10% का वोट आपको चाहिए है जो 14% उसको जवाब दे सके, जो सोशली भी एम्पावर्ड हो, पॉलिटिकली भी एम्पावर्ड हो, ऐसी जाति चाहिए। अति पिछड़ा समाज जो है बिहार में, जो 26% है अति पिछड़ा समाज, हिंदू अति पिछड़ा, ऐसे 36% है, 10% मुसलमान निकाल दें तो 26% हिंदू अति पिछड़ा है। उसमें सिर्फ 3 जातियां हैं जिनकी आबादी 2% से ज़्यादा है, उसमें एक धानुक है। नीतीश कुमार ने बड़ी होशियारी से जब पिछड़ा अति पिछड़ा किया तो अपने ही वर्ग के एक धानुक को उन्होंने अति पिछड़ा में रखा हुआ है, तो वो 2% से ज़्यादा है, तेली 2% से ज़्यादा है और मल्लाह 2% से ज़्यादा है। बाकी 80 जातियाँ हैं 20% में। उनका कोई नेचुरल नेता नहीं बन सकता था, उनको साथ में लेकर के चलने के लिए एक नेता चाहिए है जो होल्ड कमांड करता हो कास्ट के अर्थमेटिक को, तो वो सम्राट चौधरी कर रहे थे। उस कंटिन्यूटी में हम कह रहे हैं, नीतीश कुमार की राजनीति की कंटिन्यूटी में वो उस 10% वोट के साथ
बाकी 26% वोट को कमांड कर रहे थे अपने साथ लेकर के चलने के लिए। और जिस इलाके में वो पॉलिटिक्स करते हैं, अंग प्रदेश के जहाँ से वो खुद आते हैं, और उसके बाद शाहाबाद का जो इलाका है जहाँ कुशवाहा आबादी बहुत है, वहाँ बड़े सहज रूप से शर्मा वर्मा का कॉम्बिनेशन बनता है। शर्मा मतलब भूमिहार, वर्मा मतलब कोयरी, तो इनका कॉम्बिनेशन बनता है शाहाबाद, भोजपुर और उसके साथ अंग प्रदेश में जहाँ से सम्राट चौधरी आते हैं। ये उसको बड़े कायदे से सम्राट चौधरी ने साधा हुआ है अपने साथ। उनके जो नीतीश कुमार के का हुआ ना, नीतीश कुमार ने उनको नीतीश कुमार ने भी उनके नाम पर मुहर लगाई, उसके पीछे कहीं ना कहीं ललन सिंह और संजय झा जैसे ये दो लोग भी साथ में थे। अंग प्रदेश से ही ललन सिंह भी आते हैं, जहां सम्राट चौधरी के समीकरण की उनको जरूरत होती है चुनाव जीतने के लिए। तो ये कास्ट का अर्थमेटिक सबसे पहले ध्यान रखा गया, कॉन्टिन्यूटी ध्यान में रखी गई, और भारतीय जनता पार्टी ने एक लीडर तैयार किया है इसको, सम्राट चौधरी को। और ये जो ऑब्वियस चॉइस थे वो, जैसे 21 में हेमंत बिस्वा शर्मा ऑब्वियस चॉइस थे, या 24 में देवेंद्र फडणवीस ऑब्वियस चॉइस थे, 22 में योगी आदित्यनाथ ऑब्वियस चॉइस थे। तो बीजेपी हर बार सिर्फ चौंकाती नहीं है, ऑब्वियस चॉइस को भी बनाती है। ठीक है। और बाहरी लोगों की भी बात हो रही है तो वो लाइन लगी हुई है, बसवराज बोमई, मानिक साहा, पेमा खांडू, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो लंबी लाइन। अच्छा, अभी बिहार के जो भावी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके साथ एक बातचीत हुई है हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र की, तो वो हम देख लेते हैं क्या कहने वाले हैं, क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने से पहले। हमारे साथ हैं सम्राट चौधरी। सम्राट जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली लड्डू खा रहे हैं आप, पहली प्रतिक्रिया क्या है? धन्यवाद दे रहा हूं राष्ट्रीय नेतृत्व को और नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने बिहार के विकास के लिए काम करने का मौका दिया। ठीक है, किनको आभार व्यक्त करेंगे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए? पूरे एनडीए नेतृत्व, पूरे एनडीए नेतृत्व। चैप्टर नहीं खोलना, अभी बहुत व्यस्त है वो, इतनी बात वो कर पाए, लेकिन खुश हैं बड़े स्वाभाविक तौर पर। अब देखिए बाकी लोग, अब ऑपोजिशन क्या कह रहा है। अब सबको नीतीश जी बड़े भले लग रहे हैं, नीतीश जी सबको याद आ रहे हैं कि तुम तो कहते थे 25 से 30, फिर से नीतीश, क्या हुआ, ठग लिया जनता को। सम्राट चौधरी के बनने का क्या बिहार की जनता में कोई रिएक्शन होगा? चुनाव नहीं होने वाला कभी, अभी तो 4-5 साल, लेकिन फिर भी नहीं, रिएक्शन से मतलब विपरीत रिएक्शन। हाँ, मतलब क्या लोग पूछेंगे कि भाई नीतीश जी क्यों चले गए? एक जब एक्सपेक्टेड चीज होती है, मतलब अगर सरप्राइज दें आप, तो फिर थोड़ा सा संदेह रहता है कि इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये बीजेपी ने 2-3 साल पहले से जो है, जैसे देवेंद्र कह रहे थे, जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, फिर इस बार डिप्टी सीएम और होम मिनिस्ट्री दिलाई, होम डिपार्टमेंट, तो उसके बाद उनका जो क्रमिक उत्थान हो रहा था, उससे स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी को मौका मिला तो पहले नंबर पर ये है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ और हो जाता तो अलग बात थी, लेकिन उनको लेकर एक अपेक्षा थी कि यही बनेंगे। कोई दूसरा नाम की बहुत ज़्यादा चर्चा, वैसे तो मुख्यमंत्री मंत्री बनना होता तो बहुत से नामों की चर्चा होती है, कुछ लोग अपने नाम की चर्चा करवाते भी हैं, लेकिन जो है बीजेपी का जो कार्यकर्ता था उसने स्वीकार कर लिया था कि ये होने वाला है। जेडीयू कार्यकर्ता, और जेडीयू का कार्यकर्ता, उसको अगर कोई सवर्ण बन गया होता तो शायद दिक्कत होती। तो जो अभी अजीत बात कह रहे थे कि कंटिन्यूटी, हम कह रहे हैं चेंज विद कंटिन्यूटी, कि कोई झटका न लगे, विद स्कोप ऑफ फ्यूचर चेंज। वो तो हमेशा बना रहता है, लेकिन जो है कंटिन्यूटी में आप देखिए सोशल इक्वेशन नहीं बिगड़ने दिया है। हाँ, और कुछ भी हो, सम्राट चौधरी एंटी हिंदू उनकी कोई छवि नहीं है कि हिंदुत्व विरोधी हो या उस तरह की राजनीति करते लेकिन उसके लिए जाने भी नहीं जाते, उसके लिए जाने भी नहीं जाते। उसके लिए तो हेमंत शर्मा भी नहीं जाने जाते थे। आज उनसे बड़ा हिंदुत्ववादी कौन है? तो नहीं, इन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही अभी, जब उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया और स्वीकार कर लिया गया, तो जब माइक आया पहली बार हाथ में, तो उन्होंने सबको धन्यवाद दिया और फिर कहा मैं 30 साल से काम कर रहा हूं बिहार में कार्यकर्ता के तौर पर, लेकिन बीजेपी में आने से पहले मेरे पास विचारधारा नहीं थी। तो विचारधारा भी दी पार्टी ने उनको। भाई देखिए, किसी भी कैडर बेस्ड पार्टी में तो ये होता, 2 ही पार्टियां हैं इस देश में, मतलब लेफ्ट तो अब धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। अगर केरल में हार गए तो समझिए कहीं भी सत्ता में नहीं होंगे, और दूसरा बीजेपी। तो आप उस विचारधारा से मतलब अंदर से सहमत हो या ना हो, अगर पार्टी में हैं तो उस विचारधारा की बात करेंगे, कार्यकर्ता आपसे अपेक्षा करेगा कि उसकी बात करेंगे, और आपका आचरण उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर आचरण नहीं होगा तो फिर आप नहीं जम पाएंगे, फिर आपके पैर नहीं जम पाएंगे, फिर आप उखड़ जाएंगे, ये बात तय है।
ये बात जो भी बीजेपी में नया आ रहा है उसको समझ में आ रही है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण हेमंत बिस्वा शर्मा है। आज आपको लगेगा कि उनसे बड़ा तो हिंदुत्ववादी बीजेपी में कोई है ही नहीं। तो ये है एसिमिलेशन। ये दो तरह का होता है, जैसे पारसियों ने कहा, एक होता है दूध और पानी मिल जाए, दूसरा होता है दूध में शक्कर मिल जाए। दूध में पानी मिले तो पता चल जाता है, शक्कर घुल जाए तो पता नहीं। उन्होंने कहा था जब आए थे भागकर वो ईरान से, तो कहा कि हम दूध में शक्कर की तरह मिल जाएंगे, आपको वो अच्छा लगेगा, आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तो उस तरह का जो आचरण करेगा बाहर से आने वाला, वो टिकाऊ होगा, उसको स्वीकार कर लेगी पार्टी भी, संगठन भी और सरकार भी, नेतृत्व भी। और ये भी सही है कि बिहार में बीजेपी को कोई मतलब असम जैसी या यूपी जैसी हाई डेसिबल हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स करनी भी नहीं, ना उन्होंने कभी की वो है। स्टेट ऐसा नहीं है। हाँ, वही वो समाजवादी रुझान की राजनीति वाला स्टेट है। यहाँ आपको हिंदुत्व की राजनीति अगर करनी भी है तो पहले आपको सामाजिक समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर हिंदुत्व की राजनीति में की ओर धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप एकदम से जो है झटका देंगे तो फिर वो वहां से रिजेक्शन तो उस सेंस में इनका कोई इनके लिए कोई असहज होने वाली स्थिति आने नहीं वाली। अब सर सवाल रह गया निशांत का, ये क्या अचानक लास्ट मोमेंट पे गूगली कि मैं 6 महीने बाद दिखूंगा? हाँ बिल्कुल सौरभ, क्योंकि जब डील हुई थी नीतीश कुमार हटेंगे तो उस डील का ही ये पार्ट था कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और ये बात इस लिहाज से थी कि नीतीश कुमार को भी ये बात आसानी से समझ में आ जाए कि अगर वो कुर्सी छोड़ रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं तो क्या क्या उनको मिल रहा है बदले में। फ्राइडे रात में सम्राट चौधरी का नाम तय हुआ और उसी दिन ये भी तय था कि निशांत डिप्टी सीएम और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू को दिया जाएगा। निशांत कुमार का पोर्टफोलियो तक सौरभ तय कर लिया गया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और फाइनेंस के साथ साथ एक और पोर्टफोलियो दिया जाना था। आज सुबह तक ये था कि कल वो शपथ ले रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम में एक वो, लेकिन वही 3:30-4 बजे के आसपास ये बात आई कि वो मान नहीं रहे। पहले दोपहर से आना शुरू हो गया कि वो मान नहीं रहे हैं। तो ये बात समझ में आ रही थी कि शायद एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जेडीयू के कुछ नेताओं के द्वारा कि नहीं मान रहे थे, फिर पार्टी का दबाव था इसलिए मान जाना पड़ा। क्योंकि निशांत कुमार की अभी राजनीतिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो शर्त रखे कि नहीं मैं तो तैयार नहीं हूँ। अभी तो उनको ये भी बताना पड़ता है लोगों को, उनके नेताओं को, कि नमस्ते किधर कीजिए, किस तरह से अभिवादन कीजिए। तो ये बात उस समय ये समझ में आ रही थी कि शायद एक प्लांट किया जा रहा है इमेज मेकओवर के चलते। लेकिन शाम होते होते ये आ गया कि उन्होंने ये कहा है कि अगले 6 महीने में राज्य में घूमूंगा और उसके बाद कोई पद लूंगा, मतलब ये नहीं है कि पद नहीं लूंगा, उसके बाद पद लूंगा। और विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को डिप्टी सीएम। यहाँ भी आप सौरभ देखें कि विजेंद्र यादव जो कि एक टू 80+ लीडर हैं वो उम्र के हिसाब से। दूसरी चीज़ की यादव कम्युनिटी से आते हैं, जेडीयू का अपना वोट ही है नॉन यादव। वो यादव से डरने वाले हैं ईबीसी, क्योंकि उनके गाँव में फॉरवर्ड वहाँ पे सामंत नहीं है, वहाँ पे यादव सामंत माने जाते हैं। तो उस व्यक्ति को आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं। दूसरा भूमिहार कम्युनिटी के विजय चौधरी, भूमिहार एग्रेसिवली बीजेपी को वोट करते हैं, तो अपने वोट को तो कैटर कर नहीं रहा है जेडीयू। दोनों ही पोस्ट उस समाज को दिए जो उनके साथ, हाँ जो उनके साथ नहीं है। तो ये अच्छा, निशांत अगर डिप्टी सीएम नहीं बनकर राज्य में घूमेंगे उसका क्या ही मतलब है। जब आप किसी पद पे जाते हैं तो आपके साथ एक ग्लैमर जुड़ता है, एक अट्रैक्शन जुड़ता है कि आप लोगों के काम करेंगे, फिर आपसे लोग जुड़ते हैं। अकेले खाली रख के आप ऐसे घूमते रहोगे तो कोई अच्छा ना मीडिया में आपको जगह मिलेगी, ना चर्चा पब्लिक डिस्कोर्स में कहीं आओगे। ये सारी चीज़ें तो एकदम से वो समझ से परे है कि जेडीयू ने ये फैसला आखिर क्यों किया। बीजेपी का इस पर कोई से नहीं था। बीजेपी ने कह दिया था कि लीडर आप चुने और निशांत से हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको डिप्टी सीएम बनाया। 2-3 बातें हो सकती ना कि एक ये लग रहा हो कि भाई अचानक आएंगे, पद पर चले जाएंगे तो हम परिवारवाद के खिलाफ सारी उम्र हमारे पिताजी लड़ते रहे, वही आरोप हम पर भी लगेगा। 6 महीने तक थोड़ी बातचीत होते होते डाई डाउन भी हो जाएगी, फिर कोई विरोध नहीं करेगा। एक वजह हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई वो वाकई अभी भी रिलक्टेंट है, अनमने हैं, मतलब ये तय ही नहीं कर पाए मन में कि मुझे राजनीति में आना भी है कि नहीं आना है, इसीलिए टाला है बस इस फैसले को। नहीं देखिए, अब कई कारण हो सकते हैं, ये दोनों कारण भी आपने बताया, ये कारण भी हो सकते हैं। अब ये खबर ये है कि वो कुछ दिन पहले उन्होंने नीतीश कुमार से जाकर के रात में मुलाकात की। नीतीश कुमार जब ऊपर चले जाते हैं सोने तो फिर कोई मिलने नहीं जाता है, तो वो गए वहाँ रात में और उन्होंने कहा कि आप 4-5 महीने 6 महीने और रहिए मुख्यमंत्री, आप अभी मत छोड़िए। पार्टी ज्वाइन करने के बाद की बात है, जब निशांत ने पार्टी ज्वाइन कर ली थी उसके बाद, कि आप रहिए और उस बीच हम अपना कुछ काम करेंगे राजनीति का और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे, जो आप कहिएगा सो हम पद ले लेंगे। ये बात उन्होंने कही। लेकिन अब ये बात बीजेपी नहीं एक्सेप्ट कर सकती थी कि नीतीश कुमार 4 महीने 5 महीने 6 महीने ऐसी स्थिति में वो रहे मुख्यमंत्री। ये पहले ही तय हो गया था कि पहली राज्यसभा आते ही वो जाएंगे, चूंकि वो काम काज सब ठप था, लेम डक सरकार चल रही थी, तो वो हो नहीं सकता था।
तो एक तो रिलक्टेंस उनका है, और नीतीश कुमार के मन में भी कहीं ना कहीं ये रिलक्टेंस है। वो बार बार अभी जिस मेंटल स्टेट में है उसमें भी वो बार बार रेसिस्ट कर देते हैं इस बात को लेकर के। कर्पूरी ठाकुर वाली बात याद करने लगते हैं कि कैसे कर्पूरी ठाकुर के सामने किसी ने रामनाथ ठाकुर का प्रपोजल रख दिया और कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि फिर एक ही आदमी कोई लड़ेगा, उनको लड़ा लीजिए, रामनाथ को ही। तो ये वो बार बार खुद वो भी अपना रिलक्टेंस शो करते रहते हैं। तो ये एक कारण है, लेकिन ये जेडीयू के लिए आत्मघाती होगा अगर वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। जैसा अभी देवेंद्र जी कह रहे थे कि जब आप उप मुख्यमंत्री बनते हैं, एक अथॉरिटी बनती है, एक पावर सेंटर बनता है। अब आप 2 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो पावर सेंटर होंगे ना, सारी सुविधाएं उनके पास होंगी, सारी अथॉरिटी उनके पास होगी। अभी निशांत पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता है, ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार ने उनको पार्टी का अध्यक्ष बना दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार है, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है। तो आप पार्टी में भी कोई किसी पद पर नहीं है, कोई अथॉरिटी वहां भी आपके पास नहीं है। तो नीतीश कुमार के बेटे के नाते आप बिहार में घूम करके क्या करेंगे, किस तरह से आप क्या राजनीति करेंगे? एक तो राजनीतिक उनका प्रशिक्षण ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करके कोई बड़ा इंपैक्ट बना देंगे जैसा चिराग पासवान ने किया था, वो भी नहीं है। तो ये बात एकदम नहीं समझ में आने वाली है कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हो रहा है उसमें यह है कि पार्टी का वोट ये दोनों नहीं ऐड कर रहे हैं, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी। लेकिन एक दोनों का जो नीतीश कुमार के प्रति एक जो निजी जो समर्पण है, जो दोनों की निष्ठा है, इसमें भी एक और खबर आपको बताएं कि जब ये संजय झा के घर पे बैठक हुई, राज्यसभा जाने की बात हुई नीतीश कुमार की और संजय झा के घर पे बैठक हुई, तो उसमें सबसे एग्रेसिव बिहेवियर विजेंद्र यादव का था। उन्होंने कहा कि हम लोग बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवाएं, उससे बढ़िया है कि हम लोग अपोजिशन में बैठे। हम लोग तेजस्वी की वोट को भी नहीं बना, बीजेपी को सरकार बना दें। विजेंद्र यादव ने कहा कि हम लोग अपोजिशन में बैठे, हम लोग बीजेपी की सरकार बनाने से बेहतर है कि अपोजिशन में बैठे, हम लोग बीजेपी को सरकार बनाने दें, ऐसे भी नंबर्स पूरे हो जाएंगे। और दबी जुबान में ही सही, विजेंद्र यादव का समर्थन सिर्फ एक व्यक्ति ने किया था, वो विजय चौधरी थे। तो ये जो दोनों का एक जो नीतीश कुमार के प्रति निजी निष्ठा है इन दोनों की, उसकी वजह ये निष्ठा यहाँ प्ले कर रही है। और दूसरी बात क्या है कि जब आप कोई दूसरा कुर्मी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने का बड़ा भारी जोखिम है, जो हम और देवेंद्र जी बात कर रहे थे, उसमें क्या है, आप एग्जाम्पल देखिए कि जब बीएस येदियुरप्पा हटे थे, जब बीजेपी ने कहा कि आप हटिए, आरोप लगे, तो उन्होंने कहा कि कोई लिंगायत सीएम नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने डीवी सदानंद गौड़ा को मुख्यमंत्री बनवाया था। तो ये जो पॉलिटिक्स है कि अगर आप कोई दूसरा कुर्मी उप मुख्यमंत्री बना दें, जैसे श्रवण कुमार का नाम चल रहा है अभी, और वो भी नालंदा का हो, तो उसके आसपास जो फिर वो जो पावर उसको मिलेगी और जो अथॉरिटी बनेगी, फिर तो निशांत के लिए रास्ता ही आगे का बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भी ये सारे सवाल तो उस दिन बंद हो जाएंगे ना जब निशांत सरकार में आ जाएंगे। हाँ। बिल्कुल बंद हो जाएंगे, लेकिन जल्दी आए। देखिए, बहुत 6 महीने का समय इटर्निटी होता है पॉलिटिक्स में। 9 महीने के लिए जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे और नीतीश कुमार अपने बेस्ट ऑफ द मेंटल फिजिकल हेल्थ में थे और उनको समस्या हो गई थी। अब ये फैसला उन्होंने क्यों किया, नीतीश कुमार ने कुछ सोचा ही होगा। अब सर, जो बात हो रही है कि अपोजिशन तो ये बात आमतौर पे कहता ही है, लेकिन बिहार में चूंकि नीतीश कुमार कर चुके हैं ऐसा कई बार कि ये सरकार कितना चलेगी। नीतीश कुमार भले ही अभी मेडिकल रीजन से, हेल्थ रीजन से थोड़ा बैक सीट उन्होंने ले लिया हो, मान ली हो बीजेपी की बात, लेकिन आगे जाकर के उनको ये लगे कि हमने तो मिलकर चुनाव जीता और सब कुछ इन्हीं को दे दिया। जो बातें हो रही हैं, बेटा भी अभी नहीं आ रहा है राजनीति में, कल को बेटा भी मना कर दे, उनको तो बेटे को सेट करने वाला वैसा कोई चार्म भी अभी तक तो नहीं दिखा था उनके जीवन में कहीं। तो फिर कहीं कुछ उठापटक तो नहीं हो जाएगी सरकार में? नहीं, मुझे नहीं लगता। नंबर्स जैसे हैं, बीजेपी की जो सीटें हैं और बाकी एलाइज की, जेडीयू को छोड़ के लगभग 116 बनती है, 122 पर मेजॉरिटी बनती है। तो बीजेपी के लिए माइनस जेडीयू सरकार बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बीजेपी वो कभी चाहेगी नहीं। बीजेपी की नज़र इस समय जेडीयू के वोट बैंक पर, वो जो सोशल इक्वेशन जेडीयू का है वो बीजेपी के जितना करीब आए और बीजेपी के साथ बिल्कुल आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए आप देखिए, नीतीश कुमार के बारे में जो अच्छी बातें हो रही हैं कि उन्हीं के मार्गदर्शन में सरकार चलेगी, और ये सब इसीलिए कि उनका जो सपोर्ट बेस है उसको कंफर्ट महसूस हो, उसको ये मैसेज न जाए कि हमारे नेता के साथ जो है कोई बेईमानी हुई है या हमारे नेता को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक्चुअली मैं दूसरी तरफ से सवाल पूछ रहा था आपसे कि नीतीश कुमार या जेडीयू में अब जो लोग हैं, क्या वो बीजेपी के साथ छोटे पार्टनर की भूमिका में चलते रहने के लिए तैयार रहेंगे? ऑप्शन क्या है? नेता कौन है वहां? जैसे कह रहे हैं कि एक ने तो जो आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं उन्हीं को लग रहा था भाई इनकी सरकार हम क्यों बनाएं? लगने की बात अलग है। सवाल ये है कि अगर मान लीजिए वो अलग हो जाएं तो क्या करेंगे? अलग हो जाएं, विपक्ष में बैठ जाएं और बीजेपी की सरकार चलती रहे, फिर वो तो उस समाज से भी नहीं आते जो कोर वोट है नीतीश कुमार का।
और मुझे तो लगता है इन लोगों को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे ये निशांत कुमार की एक तरह से इनसिक्योरिटी है कि जो नीतीश का कोर वोट है उसमें से किसी को बना दिया तो चैलेंजर बन सकता है। जिस वजह से जितनी आप ये वंशवादी पार्टियां ये या एक नेता की पार्टी देखेंगे, सब जगह इसीलिए किसी दूसरे की लीडरशिप उभरने नहीं देते। एक व्यक्ति जिसने कभी स्वीकार नहीं किया वंशवादी राजनीति, उड़ीसा की मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने भी जैसे कोई बढ़ना शुरू हुआ बड़ा रूथलेसली काट दिया, पार्टी से निकाल दिया। तो उसका फायदा भी होता है कि आपका वर्चस्व बना रहता है, लेकिन आपके बाद क्या, उस समस्या से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जूझ रही है। कोई सेकंड लीडरशिप है ही नहीं जिसका जनाधार हो, जिसका प्रभाव हो। वो तो जो है नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी कहिए, वो नीतीश कुमार ने कह दिया। इसलिए आज नीतीश कुमार कह दे कि नहीं इनका कोई मतलब नहीं है, तो उनके पास कोई ताकत नहीं रह जाएगी। और देवेंद्र जी की बात बिल्कुल सही है कि अगर निशांत कुमार 6 महीने बाहर रहते थे, कि राजनीति में भूलते बहुत जल्दी हैं लोग। और निशांत कुमार के साथ तो ऐसा भी नहीं है कि बड़े पद पर रहे हों, मुख्यमंत्री मंत्री रहे हों, राजनीति में बड़ा योगदान रहा हो, कोई विचारधारा के प्रति उनकी जो है आसक्ति या कमिटमेंट दिखाई दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी कुल पॉलिटिकल आइडेंटिटी ये है कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर 6 महीने वो बाहर रहेंगे तो आप समझिए कि बीजेपी का मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। अच्छा, हाँ। अजय, आप सबने ये कहा कि सम्राट चौधरी के चयन में सबसे बड़ी मैसेजिंग ये थी कि भैया कंटिन्यूटी की सरकार है, किसी को भी न लगे कुछ हमने एकदम झटके से कुछ बहुत ज़्यादा कुछ फेरबदल कर दिया है। फिर सरकार में क्या बदलने जा रहा है बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद? देखिए, उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये होगी कि पहले जो कुछ भी तय करते थे, भले ही गठबंधन की सरकार होती थी, नीतीश कुमार तय करते थे। अब वो दिल्ली तय करेगा। दिल्ली में बीजेपी का टॉप लीडरशिप यानी गृहमंत्री अमित शाह ये तय करेंगे कि बिहार में जो डेवलपमेंट का मॉडल है, जो चीज़ें करनी हैं, वो किस दिशा में जाएंगी, किस तरह से करना है। और वहाँ पर फिर जैसे बीजेपी का बहुत से नहीं होता था नीतीश कुमार के सामने, जेडीयू का भी बहुत ज़्यादा से अब रहने नहीं वाला है। दूसरी चीज़ की चुनौती सौरभ ये है कि एक तरफ तो नीतीश कुमार का अपना बार अभी कुछ सालों की बात छोड़ दे, 2-3 सालों की, तो गवर्नेंस का जो स्टैंडर्ड है ना, वो इतना हाई है कि वहाँ पर पहली बात कि सम्राट चौधरी उस पर परफॉर्म कर पाएँ, वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा बीजेपी के लिहाज से। और दूसरा चैलेंज रहेगा जब अगले चुनाव में जाएंगे आप, तो क्या ये सोशल इक्वेशन उस रूप में आप उसको मैसेजिंग दे पाएंगे जिस प्रकार से नीतीश के साथ रहने से वो होता था। सौरभ, कट्टर बीजेपी में नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी नेता जो रात दिन नीतीश जी को गाली ही देते रहते होंगे ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में, वो भी इस बात को कहते थे, जैसे सांसदों की अगर बात कर लूँ, कि हमारे कंस्टिट्यूंसी में 1-1.5 लाख वोट तो ऐसे हैं जो सिर्फ नीतीश कुमार के साथ रहने से हमें मिल जाते हैं। ये एक बड़ी ताकत होती है राजनीति। तो वो सम्राट चौधरी के सामने एक चैलेंज रहेगा कि क्या आप उसको उस रूप में कन्वर्ट कर पाते हैं। और प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को एक तरह से सौरभ बड़ा नेता बनाने में बहुत योगदान दिया। इतने आरोप लगाए कि उस पिछड़े तबके ने ठीक तरीके से जान लिया कि हमारा एक पिछड़ा नेता है जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और उस तबके के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सा मायने रखता है, चर्चा में बना दिया गया। अब सम्राट चौधरी को वो प्लेटफॉर्म मिल गया है। सम्राट चौधरी की खासियत सौरभ ये भी है कि लोगों को साधते बहुत अच्छा है। जैसे बिहार बीजेपी के जितने नेता हैं उनमें अगर आप बात करेंगे तो मैक्सिमम ये कहेंगे कि सम्राट तो अपने हैं। अच्छा, वो ये मैनेजर अच्छे हैं खूब, और सबको एहसास दिला देंगे। वो पता नहीं किसके हैं ये नहीं पता, बट एहसास सबको दिलाएंगे। तो क्या खासियतें हैं आने होने वाले मुख्यमंत्री की, नए मुख्यमंत्री की बिहार में? नहीं तो बता ही रहे थे। एक तो ये होगी, बहुत 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 खासियत है उनको उनमें, और उनको जो भी टास्क दिया गया है। पहले तो एक बात ये बता दें कि 37 साल के बाद बिहार का मुख्यमंत्री दिल्ली से तय हुआ है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। 1989 में आखिरी मुख्यमंत्री दिल्ली से बना था जब डॉक्टर जयराम मिश्रा को बनाया गया था जी। उसके बाद 37 साल के बाद मुख्यमंत्री बिहार का मुख्यमंत्री दिल्ली से बना है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या पॉलिसीज होंगी, क्या होगा, सब पटना में तय होता था। पटना का नेता और सुशील मोदी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, सुशील मोदी ने, नितिन गडकरी अध्यक्ष थे और कोई काम ऐसा था जो नहीं हुआ तो नितिन गडकरी ने कहा था कि महाराष्ट्र में तो हम लोग मुख्यमंत्री के मुंह पर फाइल फेंक देते हैं, तो सुशील मोदी ने कहा था कि बिहार में ये नहीं हो सकता है। तो जो होता था सो बिहार में होता था। ये पहली बार दिल्ली से हुआ, खैर वो तो उसी का छेपक हो गया। ये जो आपने कहा ना कि क्या है उनके अंदर, तो वो जो आपने टास्क दिया, 24 में जनवरी में नीतीश कुमार लौटे थे वापस आरजेडी से बीजेपी के साथ, और उसके बाद सबसे पहला टास्क था कि अलायंस कराना, सीट बंटवारा कराना और जिता करके ले आना। उस समय सम्राट चौधरी
बाकी उधर से संजय झा, ललन सिंह दिल्ली में लोग कर रहे थे। अलायंस बनाया गया, नीतीश कुमार के साथ बराबर की सीटों पर तालमेल हुआ और 30 सीट एनडीए जीत के आई वहां से। बड़ा भारी वो उसका अंतर हुआ जिस तरह की बाकी चीजें थी। दूसरा टास्क विधानसभा के समय था कि आप उसमें, अच्छा एक टास्क नीतीश कुमार की जैसी मानसिक अवस्था थी, उनको पब्लिक में ज्यादा एक्सपोज किए बगैर वहीं साधे बनाए रहना, रखना उनका और तब करना और असेंबली का टाई अप करना, बड़ी सीटें जीत करके आना, सरकार बनाना, बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाना। बीजेपी बनी सबसे बड़ी तो पॉलिटिकल डेलीवरेंस की बात हुई सर। गवर्नेंस में नहीं, हाँ, अब गवर्नेंस में क्या है, वो बाई ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज पिछले 2-2.5 साल से मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे थे सम्राट चौधरी। अच्छा, बतौर वित्त मंत्री, बतौर गृह मंत्री, बाई ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज। हाँ, कैसे कौन सा अधिकारी कहाँ नियुक्त होगा, क्या क्या है, कैसे होगा, ये सब दिल्ली के साथ कोऑर्डिनेट करके वो कर रहे थे। तो ये उनको एक प्रशिक्षण हो गया है जिससे वो कर लेंगे। तो अब बस अब औपचारिकता एक यही रहेगी कि वो शपथ लेने, बाकी आपने कहा है कि काम तो वो 2-2.5 साल से वही कर रहे हैं जो वो कल से करने जा रहे हैं। तो फिर इस पर आगे और बात होगी। सर आज समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, अजीत जी, देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका।